चलिए सभी गुड मॉर्निंग में। कहाँ तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? की पॉइंट्स पर हमारी बातें थी। लिखिए, पहला पॉइंट, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन। आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए मीथेन नहीं बना पाएंगे। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन। आप बताइए, अगर आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन हो तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे? दो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप बताओ, एक कार्बन वाली एल्केन कहां से बना लोगे इसमें? अगर आप रिएक्टेंट मान लो CH3X लेते हो, क्या लेते हो? CH3X, और रिएक्शन करवाते हो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बताइए क्या बनकर आएगा? इथेन। तो मीथेन तो कहीं से बन ही नहीं सकता। सो मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ड्राई ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ड्राई ईथर को हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल में लेते हैं। ड्राई ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्वेंट की दो खास बातें होनी चाहिए। आपके जो रिएक्टेंट है वो उनके अंदर क्या हो जाए? सोल्यूबल, मिसिबल, तभी तो आप ऐसा सॉल्वेंट लोगे। अगर आपके सॉल्वेंट के अंदर आपके रिएक्टेंट मिसिबल नहीं है तो फिर वो सॉल्वेंट मतलब का नहीं है। दूसरा, वो खुद रिएक्शन ना करे। क्लियर? तो ईथर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। पहली कंडीशन, ईथर के अंदर आपका RX जो कि थोड़ी सी पोलैरिटी की वजह से सोल्यूबल होता है, और सोडियम को भी हम थोड़े से टेम्परेचर पर सोल्यूबल कर लेते हैं। लेकिन सर, ड्राई ही क्यों लिया? ईथर भी चल जाता, ड्राई ही क्यों लिया? इसको समझने के लिए मेरे भाई एक बात समझनी पड़ेगी कि Na और Na प्लस सेम है कि अलग अलग है, ये बताओ। एंटायरली डिफरेंट। Na इज अ रिएक्टिव मेटल और Na प्लस इज द आयन, इनर्ट आयन। क्लियर? आप जानते हैं Na प्लस में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन को खोकर। हर किसी के ऑक्टेट करने का, कंप्लीट करने का अपना अपना तरीका होता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक के अंदर कि एस ब्लॉक जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। क्लियर? और उनको नॉर्मली आप या तो केरोसिन ऑयल या वैक्स के अंदर रखते हैं। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि इवन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। इसीलिए आपको ईथर ड्राई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ड्राई। मान लीजिए अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुई तो आपका सोडियम निपट जाएगा। मॉइस्चर का मतलब वाटर, तो आप जानते हैं ना इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद एसिडिक कंपाउंड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर बन जाएगा हमारे सामने NaOH, Na प्लस OH माइनस, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो आपकी मेटल तो निपट गई। हम सोडियम को इसलिए लाए थे ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे सके RX को, और अब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? H को। निपट गया मेटल तो। अब Na नहीं रहा, क्या बन गया? Na प्लस। नहीं लेते इसमें, फिर आपका रिएक्टेंट जो RX है वो भी अलग रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि आपने रिएक्शन में क्या जनरेट कर दिया है? OH माइनस। ये हम अगली ही क्लास में पढ़ेंगे कि OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करके यहां से X को बाहर निकाल देता है, एंड दिस रिएक्शन विल बी SN2। आपके सामने बनकर आ जाएगा ROH। क्लियर? ये सर कैसे हुआ, क्या है SN2, वो सब टाइम आने पर बता दूंगा। बस अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें ईथर ड्राई क्यों लेना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर भी हुआ तो सोडियम उसके साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट। हमारे पास सोडियम बचेगा ही नहीं। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहेगा दैट विल बी एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। आई विल ब्रेक द चैप्टर। एल्काइल हैलाइड अलग, एराइल हैलाइड अलग। मतलब एनसीईआरटी ने जिन चैप्टर्स को एक साथ लिखा है मैं उसको भी तोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बात है। तो रिवाइज करते रहना, कब गायब हो जाएगा इस सब्जेक्ट का पता भी नहीं चलेगा। बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग वुड्स रिएक्शन, यूजिंग वुड्स रिएक्शन, यूजिंग वुड्स रिएक्शन
only symmetrical alkanes using Wood's reaction, only symmetrical alkanes can be prepared in good yield. Using Wood's reaction, only symmetrical alkanes can be prepared in good yield. Only symmetrical alkanes can be prepared in good yield. सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब क्या है? चलिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बोलता है सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब है इवन कार्बन वाली। सिमेट्रिकल अल्केन यूजिंग वुड्स रिएक्शन ओनली सिमेट्रिकल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड। यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स की अगर अपन बात करें तो आपको वो अल्केन्स मान ली है जिसमें कार्बन क्या होंगे? इवन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये कहना चाहता है कि जिन एल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वही आप बना सकते हैं। देखिए लॉजिकली उसकी बात सही भी है अगर अपन +2 लेवल पर बात करें तो। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपके रिएक्टेंट में कितना कार्बन है? एक। मान लीजिए आपने RX लिया, रिएक्शन किसके साथ करवाई? सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। पक्का? तो क्या हटाओगे? X हटाकर क्या बनाना है? रेडिकल। अकेला रेडिकल किसी काम का? रेडिकल रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाकर ये प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे? 2। यानी कि अगर आपने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में लिए हैं तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे? इवन, क्योंकि 1 1 + 2। क्लियर? और 2 ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन। मान लीजिए 2 कार्बन वाला लेते तो कितने आते? 4। मान लीजिए 3 कार्बन वाला लेते तो कितने आते? 6। क्योंकि 2 इवन नंबर का सम भी इवन होता है और 2 ऑड नंबर का सम भी इवन होता है। तो कहता है इवन नंबर वाले कार्बन अल्केन ही गुड यील्ड में बना पाओगे। अब मुद्दे की बात यह है कि ओड वाली हम क्यों नहीं बना सकते? देखिए ओड वाली अगर आपको बनानी है तो उस कंडीशन में आपको एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं 3 कार्बन वाली एल्केन बनानी है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना। मैं बोल रहा हूं कि वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए, किसका इस्तेमाल करते हुए? वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेन। कैन यू टेल मी द रिएक्टेंट? बताइए क्या ले? एक सिंगल RX ले सकते हो क्या? 1.5 कार्बन वाला आपका अल्काइल हैलाइड कोई होता है क्या? एटम फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। क्लियर? इसका मतलब आपको 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। एक तो CH3X लेना पड़ेगा और एक CH3CH2X। और जब आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो कचरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कचरा। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। एक मिनट सर, इसका मतलब क्या होता है? मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन का मतलब है व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। जब 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हो तो रिएक्शन को मिक्स्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिक्स। कई बार मिक्स्ड की जगह एक वर्ड और आपको लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, क्रॉस। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? क्रॉस। मिक्स बोल दो या क्रॉस बोल दो, एक ही बात है। अब इसमें कचरा क्यों होगा? देखिए अगर अपन CH3X से CH3X से X हटा दे और क्या बना दे? रेडिकल। तो ऐसा तो है नहीं कि मिथाइल रेडिकल एक ही बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बना ले, डाइमराइजेशन कर ले। तो बताइए क्या बनकर आएगा? इथेन। और बताइए क्या हम इथेन इसमें बनाना चाह रहे थे? नहीं। तो ये तो अनवांटेड प्रोडक्ट हमारा। क्लियर? और कौन सा रेडिकल बनेगा? इथाइल रेडिकल। अगर इथाइल रेडिकल के साथ ही क्या बना ले? बॉन्ड। तो बताइए इस कंडीशन पर आपके सामने कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? ब्यूटेन। बताइए क्या आप ब्यूटेन बनाने निकले थे? हम तो ब्यूटेन बनाने बिल्कुल भी नहीं निकले थे, साइड प्रोडक्ट बन रहे थे। क्लियर? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिथाइल रेडिकल किसके साथ जुड़ जाए? इथाइल रेडिकल के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या बनकर आएगा आप लोगों के सामने? प्रोपेन। जो कि हम बनाना चाह रहे थे कि प्रोपेन बने, जो कि बन गया। लेकिन आप बताइए इसको छोड़कर जितनी भी रिएक्शन हुई वो सब प्रोपेन नहीं दे रहे। क्लियर? इसका मतलब इसकी अमाउंट क्या बनेगी? कम। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? कचरा। यानी कि टेक्निकली सर आपको यह बोलना चाहिए कि अगर आपको एल्केन बनाने के लिए डिफरेंट RX लेने पड़ रहे हैं, क्या लेने पड़ रहे हैं? डिफरेंट RX का अगर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उस केस में उस एल्केन की यील्ड बेटर नहीं आएगी। रियलिटी यही है कि अगर आपने अलग अलग RX का इस्तेमाल किया है तो उस केस में यील्ड क्या मिलेगी आपको? पुअर। यहां पर इस्तेमाल में लिया गया है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। क्या बात आपको समझ आ गई है? तो एनसीईआरटी ने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है
कि अगर भाई साहब ओड नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन बनाओगे तो वुड्स रिएक्शन से उसकी यील्ड क्या आएगी, कम आएगी। और अगर इवन वाले बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओड वाले बनाने के लिए आपको आरएक्स क्या लेने पड़ेंगे, अलग अलग, और उसमें क्या हो जाएगा, कचरा। क्लियर, छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। जो फालतू के की पॉइंट्स है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ये मत सोचना कि की पॉइंट सर ने इतने लिखा है, उन सर ने इतने लिखा है, कोई मतलब नहीं है। जो एनसीईआरटी में वो सारी बातें मिलेंगी। अभी नोटबुक भरते हुए जाओगे, बाद में डिलीट करना भारी पड़ेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन, तो कहां से एक्सप्लेनेशन निकल कर आएगी, जिसमें अलग अलग आरएक्स लेना पड़े, तो उसमें वो एल्केन की यील्ड अच्छी नहीं आएगी। यही टेक्निकल है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भी। बता दिया है क्या? नेक्स्ट और लास्ट की पॉइंट रहेगा हमारे पास। अब निपटा दिया है क्या? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट यूज्ड, tertiary alkyl halides are not used in Woods reaction। टर्सरी एल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसमें X 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा होगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वहां से एल्केन नहीं बनेगी, बट उसकी भी यील्ड क्या आएगी, पुअर। मान लीजिए अगर अपने पास ये दिया हुआ है, अब आप बताइए कौन सा है ये, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सर एल्काइल हैलाइड है ये तो मुझे समझ में आ गया, sp3 कार्बन पर हेलोजन मतलब एल्काइल हैलाइड। लेकिन आपने 3 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन लगा हुआ है उसकी डिग्री बताओ, 3 डिग्री, तो इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे होंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एंड ईथर, तो आप जानते हैं कुछ मेटल और एक्स दिखाई दे तो एक्स हटा रेडिकल बना, तो यहां से एक्स हटा दे रेडिकल बना दे। तो आप ये वाला प्रोडक्ट यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहां पर ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, डाइमराइजेशन हो जानी चाहिए इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा, बट इसकी जो यील्ड आएगी वो क्या रहेगी, पुअर, पुअर यील्ड रहेगी। लेकिन सर ये तो क्यों, एल्काइल हैलाइड भी तो हम एक ही ले रहे हैं, अलग अलग भी नहीं ले रहे हैं, फिर पुअर यील्ड आपने क्यों लिखा? साथ में इसमें और भी प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेंगे। एक तो ये बनकर आएगा एल्केन, और एक हमारे सामने क्या बनकर आएगा, एल्कीन, और ये ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। जो आपके सामने बनेगा एल्केन और एल्किन, ये ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। तो जो आप सोच रहे थे वो प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर बने। लेकिन सर हमें कुछ भी नहीं चमका, ये तो थोड़ा सा चमक भी गया, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं चमका। चलिए समझते हैं इसको। देखिए रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेडिकल के सामने जब रेडिकल आता है तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लीजिए मिथाइल रेडिकल के सामने मिथाइल रेडिकल आया तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, दोनों जुड़ गए, डाइमराइजेशन हो गया। मान लीजिए आपके सामने इथाइल रेडिकल है, ध्यान से सुनते रहना ना मेरी बात को, मैं रटने के लिए मजबूर नहीं करूंगा आपको। इथाइल रेडिकल के सामने कौन आ गया, इथाइल रेडिकल। तो बताइए बहुत आसानी से ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और हमारे सामने फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ब्यूटेन। हाँ सर ये तो हम पहले से जानते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आपका रेडिकल है ये कौन सा है, ये 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल है। कौन सा है, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। एक मिनट सर, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल का मतलब, क्योंकि जिस कार्बन पर रेडिकल है उसकी डिग्री क्या है, 1,
तो प्राइमरी एल्काइल रेडिकल्स की टेंडेंसी होती है डाइमराइज करने, बड़ी आसानी से वो डाइमराइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सामने ये वाला आ जाता आइसोप्रोपाइल रेडिकल विच इज ए सेकेंडरी रेडिकल, आप देख सकते हैं कौन सा है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी रेडिकल की भी ज्यादा जो टेंडेंसी होती है वो डाइमराइज करने की होती है। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और आपके सामने इस वाली एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो आप कर रहे हैं इसका नाम होता है डाइमराइजेशन। क्या होता है, डाइमराइजेशन। तो यहां पर एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल है। कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल। पक्का। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और मुझे बताइए, क्या प्रोडक्ट बनने के लिए बस रेडिकल सामने आ जाए यही जरूरी है, या प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होना भी जरूरी है? कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि टकराना ही जरूरी, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना जरूरी है। हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, सारे के सारे कोलिजन जो है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अगर हमारे सामने 3 डिग्री रेडिकल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, अब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। अगर ये 3 डिग्री रेडिकल है तो आप जानते हैं इस कार्बन के चारों तरफ बल्कि ग्रुप लगे हुए कि नहीं लगे हुए। एक 3 डिग्री रेडिकल का दूसरे 3 डिग्री रेडिकल के साथ टकराने के चांसेस बताइए। जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके चारों तरफ कौन लगे हुए हैं, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स। पक्का। तो ये रेडिकल इस रेडिकल से टकरा जाए, चांसेस बहुत ही कम। ऊपर से रेडिकल तो पागल कुत्ते की तरह होता है, जिसके साथ टकराएगा उसी को ही निपटा देगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना। इस कार्बन पर जिस पर रेडिकल इस कार्बन के इस बीच वाले कार्बन से टकराने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर बाहर लगे हुए किसी हाइड्रोजन के साथ टकराने के? तो आप जानते हैं अगर ये हाइड्रोजन के साथ टकरा गया तो इस वाले बॉन्ड को निपटा देगा। कैसे, होमोलैटिकली। तो बताइए कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। और जब भी रेडिकल की वजह से बॉन्ड टूटता है तो कैसे टूटता है, होमोलैटिकली। तो यहां पर भी क्या बनेगा, रेडिकल। रेडिकल आजू बाजू तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये रेडिकल जनरेट हो गया, बाजू वाले पर पहले से ही क्या है, रेडिकल। ये था कि नहीं था, आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये आप लोगों के सामने बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। जब आपके सामने रहता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या रहता है, 3 डिग्री एल्काइल सॉरी रेडिकल, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल, तो उनके डाइमराइज होने के चांसेस कम और डिसप्रपोर्शनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर जब आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो रेडिकल भी कौन सा बनेगा, 3 डिग्री, जो कि डाइमराइजेशन ना करके ज्यादा क्या करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन। अगर हमसे पूछे डाइमराइजेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, मिथाइल रेडिकल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और टर्सरी सबसे कम डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट देगा। अगर हमसे पूछे डिसप्रपोर्शनेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, मतलब इस टाइप की रिएक्शन, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मीथेन मिथाइल रेडिकल के केस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती। तो अब आप बताइए कि आपने सही लिखा है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को वुड्स रिएक्शन में इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो एल्केन आप सोच रहे थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा। छापिए, आगे बढ़ो। डिसप्रपोर्शनेशन टर्म को आपको बताया जाएगा रिडॉक्स के अंदर। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। निपटा दिया है क्या? आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन और अल्किन की पढ़नी है, एल्केन और एल्किन। सिंपल सा रीजन है, कुछ तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए ताकि आपको लगे कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी।
ले देकर एक ही बात दी हुई है उसने, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। और सेम कार्बन वालों में ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। खत्म होगी फिजिकल प्रोसेस। निपटा दिया है क्या? आपको निपटा दिया होगा। आपने निपटाया क्या? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे प्राइमरी रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लोगे सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लोगे टर्सरी रेडिकल बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं अब। अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ डाइमराइजेशन, बताइए डाइमराइजेशन कौन ज्यादा करना चाहेगा? डाइमराइजेशन। क्लियर? तो सबसे ज्यादा डाइमराइजेशन कौन करेगा? मिथाइल। उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल। पक्का? यस। और सबसे कम चांसेस किसके हैं डाइमराइजेशन करने के? 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। इसीलिए हम वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के चांसेस पूछूं तो बताइए सबसे आगे कौन रहेगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। डाइमराइजेशन नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन विश्वास रखता है, तो ये रहेगा 3 डिग्री एल्काइल रेडिकल। उसके बाद बताइए कौन रहेगा? 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल। ये रहेगा 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल। उसके बाद बताइए 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल, 1 डिग्री एल्काइल रेडिकल। और सबसे कम चांसेस किसके हैं? मिथाइल रेडिकल। इनफैक्ट ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं, डाइमराइजेशन ही ज्यादा करता है। क्लियर? तो ये बातें भी हमें क्या हो गई हैं? क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वुड्स रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्रपोर्शनेशन डाइमराइजेशन से जस्ट उल्टा है। अगर कोई डाइमराइजेशन ज्यादा करना पसंद करेगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन कम, और डाइमराइजेशन कम तो डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा। जैसे जैसे एल्काइल रेडिकल का बल्कीनेस बढ़ता जाएगा तो डाइमराइजेशन के चांसेस कम और डिस्प्रपोर्शनेशन के चांसेस ज्यादा। निपटा दिया है क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, which of the following alkane, which of the following alkane can't be prepared, which of the following alkane can't be prepared in good yield, which of the following alkane can't be prepared in good yield using Woods reaction, using Woods reaction। कहता है कौन सी एल्केन्स को अच्छी यील्ड में नहीं बना पाओगे, किसका इस्तेमाल करते हुए? वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए। बताओ इस एल्केन को क्या आप वुड्स रिएक्शन की मदद से अच्छी यील्ड में बना पाओगे? क्यों? कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? कौन सी एल्केन्स गुड यील्ड में नहीं बनती, जिनके लिए अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेना पड़े? क्या मैं इसको एक सिंगल एल्काइल हैलाइड की मदद से बना सकता हूं? यस। ये वाला आरएक्स लो ना, बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? दो अलग अलग आरएक्स लेने की जरूरत थी तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बताओ इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? इसको बना लोगे एक आरएक्स की मदद से? कभी नहीं बना सकते। कार्बन की संख्या गिनो कितनी है इसके अंदर?
5 कैसे लाओगे? 3 2 की पॉसिबिलिटी सही है तो 2 अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो आप इसको गुड यील्ड में वुड्स रिएक्शन की मदद से नहीं बना सकते, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें नंबर 3, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, प्रोपेन को गुड यील्ड में बना दोगे क्या? 2 अलग अलग आरएक्स लेने पड़ेंगे। सो इसको भी गुड यील्ड में नहीं बना पाओगे। नंबर 4, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो नो डाउट ये एक सिंगल आरएक्स से बन सकता है, बट ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपने ले लिया, तो इस केस में डाइमराइजेशन कम और डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा होता है, तो बनेगा लेकिन यील्ड क्या रहेगी? पुअर। क्लियर? तो हमारे आंसर ये चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ो। ये प्रिपरेशन मेथड नंबर 1। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो एल्काइल सॉरी आपके बाइफिनाइल बनाने के लिए आएगी। रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। स्पेलिंग पहले मैं लिखूंगा, फिटिग रिएक्शन, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है आईएनजी ही लगाते हैं, फिटिंग नहीं है, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है, 2 कोडी की रिएक्शन। मैंने आपको बोला था कि कुछ मेटल और एक्स दिखाई दें तो एक्स हटा और रेडिकल बना। इसमें और वुड्स रिएक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। वुड्स रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन होते थे? एल्काइल हैलाइड। और इसके रिएक्टेंट कौन होते हैं? एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में फर्क होता है। एल्काइल हैलाइड में हैलोजन मस्ट बी अटैच्ड एट sp3 कार्बन, और यहां किस पर होना चाहिए? बेंजीन पर। तो बस वही है, जब आप एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? फिटिग। देखो, रिएक्टेंट बदला, रिएक्शन बदल गई, रिएक्टेंट बदला, रिएक्शन बदल गई। बताइए कैसे रिएक्शन करवाओगे? मैंने कुछ मेटल्स बताई थी आपको कि वो मेटल दिखाई दे, एक्स दिखाई दे, एक्स हटा, रेडिकल बना, तो बता उनमें से सोडियम था कि नहीं? कौन सी मेटल को देखते ही एक्स हटा रेडिकल वाली फील आनी चाहिए? सोडियम, एजी, कॉपर, Zn। बताया था कि नहीं बताया था? तो एक्स हटा दे, रेडिकल बना दे, तो बताइए बनकर आएगा फिनाइल रेडिकल। अब बताओ अकेला रेडिकल किसी काम का नहीं है, तो एक इस जैसा और भी बना होगा, अकेला तो है नहीं है, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। आपस में ये बना लेंगे बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? बाइफिनाइल। जब 2 बेंजीन रिंग, 2 फिनाइल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसी को ही क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। दैट्स इट। ये हमारे सामने है फिटिग रिएक्शन, ये हमारे सामने है फिटिग रिएक्शन। यस, डाइमराइजेशन हो जाएगा। वुड्स में आप एल्काइल हैलाइड ले रहे थे और यहां पर आपने क्या ले लिया है? एराइल हैलाइड। दैट्स इट। बस एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सामने क्लोरोबेंजीन आ जाए, क्या आ जाए? क्लोरोबेंजीन आप लोगों के सामने आ जाए, रिएक्शन करने के लिए बोल दिया जाए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डीई। डीई का मतलब ड्राई ईथर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? क्या बनकर आएगा? बाइफिनाइल। वही तो है, वहां एक्स लगा हुआ था, एक्स पता नहीं था कौन था, और केमिस्ट्री में एक्स का मतलब केवल हेलोजन होता है। क्लियर? तो बताइए क्या बन जाएगा आपके सामने? बाइफिनाइल। एक्स हटा, रेडिकल बना, एक्स हटा, रेडिकल बना। अब आपको लग रहा होगा सर 2 कोडी की रिएक्शन है, क्या लगता है आपको? पूछ सकता है, हाँ, लेकिन पूछने का अंदाज क्या रहेगा? अलग। अभी आप केवल और केवल समझ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अभी आपको याद नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करवाती हैं सीक्वेंस रिएक्शंस, A टू B, B टू C, C टू D, जो टाइम आने पर मैं आपको करवाऊंगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अप्रैल का महीना आप टोटली फ्री रखेंगे फॉर रिवीजन, नो थ्योरी। ज्यादा आखिरी के 10 दिन में थ्योरी पढ़ेंगे, पहले 20 दिन तो जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूं, जितनी मेहनत आप करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही निखरेगा। मेरी मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोचिंग इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी को मास्टर किल करने पर लगा हुआ है। मास्टर निपटाएगा तुमको सबसे ज्यादा, तो कि तू मत सोच, सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा तुझे, और फिर तू पेपर बोलेगा मैं कैसे सोचूं। मैंने तो सोचने के लिए मास्टर रखा है, और वहां तो खुद से ही सोचना। हर मास्टर की एक मेंटेलिटी हो गई है कि हर क्वेश्चन को नोटबुक में लिया, ताकि बच्चा ये कह ही ना सके
कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे बना नहीं। बच्चा कैसे जज करता है? पेपर में क्वेश्चन आया, मान लो मेरे बैच का बच्चा है, दूसरे बैच के पेपर में कोई क्वेश्चन आया, अरे ये तो मेरे मास्टर की नोटबुक में है, कद्दू फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि सारे क्वेश्चन मेरे सर की नोटबुक से आते हैं, लेकिन तुझे तेरी सर की नोटबुक ही नहीं आएगी जब तक खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे। कंपटीशन एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि सर आप कम और हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं मॉड्यूल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नोटबुक में मिलेंगे भी नहीं। दोनों वैरायटी अलग रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपका दिमाग चल सके। अब देखो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इस प्रकार से। ऐसे इन रिएक्शन को हम सीक्वेंस रिएक्शन बोलते हैं। एसिटाइलिन दिया हुआ है, बोलता है इसको पास करो पहले कहां से, रेड हॉट आयरन ट्यूब। याद आया? तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद होगी। बोलता है प्रोडक्ट बनेगा कुछ ए, फिर उसकी रिएक्शन आप करवाओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, प्रोडक्ट बनेगा बी। कहता है फिर उसकी रिएक्शन करवाओ आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बोलता है आगे बनेगा प्रोडक्ट, उसके बारे में बताइए। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। तो बताइए ए क्या बनना चाहिए आपके सामने। एसिटाइलिन को जब रेड हॉट आयरन के थ्रू पास करोगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। पॉलीमराइजेशन होगा कि नहीं होगा? इसको 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे, याद हो गए। ऐसे ही ऑर्गेनिक होगी सब धीरे धीरे। अब बताइए इन दोनों की मदद से क्या बनता है, Cl प्लस। और बेंजीन कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, और वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। साफ इंस्ट्रक्शन, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। एच हटा के लग जा। तो कौन सा एच हटाएं, कोई सा भी हटा लो, क्योंकि यहां पर तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। तो एच हटा दीजिए और Cl लगा दीजिए, हाँ या ना? बताइए फिर आगे, Na। ऐसे मत सोचो फिटिक, ये याद नहीं आएगा तुम्हें कि फिटिक है। क्लियर? बहुत सारे बच्चे चार्ट बना लेते हैं, मास्टर खुद चार्ट बना के दे देता नेम रिएक्शन का, कुछ याद नहीं आएगा। ये ध्यान रख, कुछ मेटल और एक्स, एक्स हटा रेडिकल बना। तो बता सोडियम की प्रेजेंस में रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? और अकेला रेडिकल किसी काम का? जाहिर सी बात है डाइमराइजेशन करेगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बाइफिनाइल। बताइए इस्तेमाल में ले गया कि नहीं ले गया फिटिक रिएक्शन को? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते। निपटाइए, आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन नंबर 3 आएगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स को बहुत बुरा लगा होगा जब पता लगा होगा कि उसका कॉन्सेप्ट चुरा लिया गया है, केवल और केवल रिएक्टेंट बदल कर। वुड्स ने जो रिएक्टेंट लिए थे वो कौन से लिए थे, एल्काइल हैलाइड। और फिटिक ने कौन से लिए, एराइल। इसी पे ही नाम बदल गया रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। बताइए रिएक्टेंट क्या रहेंगे, वुड्स के रिएक्टेंट क्या रहेंगे, एल्काइल हैलाइड। इसको बस बोल रहे हो या दिमाग में क्लियर भी है? एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन मस्ट बी अटैच्ड एट sp3 कार्बन। क्लियर? जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं है। साथ में रहेगा एराइल हैलाइड। दोनों के अपने अपने रिएक्टेंट आ गए हैं। मेटल तो दोनों में क्या थी, सेम, रिएक्टेंट अलग अलग थे। इसने एल्काइल हैलाइड लिया था, इसने एराइल हैलाइड लिया था। रिएक्शन करवाई किस में थी, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डी, मतलब ड्राई ईथर। तो बताइए यहां से क्या बनेगा, एल्काइल रेडिकल। तो एल्काइल हैलाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं RX। कैसे लिख सकता हूं, RX। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, एच हटाकर X। तो ये आपके सामने। तो यहां से रेडिकल, वहां से रेडिकल, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ यहां से क्या बनकर आएगा, R रेडिकल। वहां से कौन बनकर आएगा, फिनाइल रेडिकल। और दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल ग्रुप आपको लगा हुआ मिलेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये हो गई आपके सामने वुड्स फिटिक रिएक्शन। कहां फंसाएगा सर हमको, क्योंकि क्वेश्चन को देख के लग नहीं रहा कि वो कहीं में अटका सकता है। तुमको ये एल्काइल एराइल में ही निपटा देगा। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा एल्काइल है कौन सा एराइल। ऐसे रिएक्शन लिख देगा कि द अबव रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये है वुड्स वाला भी और ये है फिटिक वाला भी। सो इट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर? एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर सॉल्व करें। चलिए निपटाइए। रिएक्शन करवाई गई है क्लोरोबेंजीन की, किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम एंड ड्राई ईथर। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन।
टोलिन, टोलिन इज द करेक्ट आंसर। निपटाइए इसको जल्दी से, ही निपटा के यहां तक। निपटा दिए हो क्या? आप निपटाए हो क्या? इसके केस में एक्स हटाकर क्या बनाना है? रेडिकल। तो क्या बनेगा? फिनाइल रेडिकल। वहां से कौन बनेगा? मिथाइल रेडिकल। और दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। जब रेडिकल के सामने रेडिकल आता है तो क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। देख पहले बता दिया था रेडिकल की, तो पहले मैंने आपको रेडिकल की बेसिक इंफॉर्मेशन, यहां से सब्जेक्ट कनेक्ट होता है। तो फॉर्मेशन हो जाएगी टोलिन। निपटा दिया है क्या? नेक्स्ट और लास्ट मेथड हमारे सामने आएगी। नेक्स्ट और लास्ट मेथड हमारे सामने आएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा आएगा? कोल्बे। मास्टर बोलेगा कोल्बे, बच्चे बोलेंगे बोलबे, फिर चलेगा कोल्बे बोलबे, फिर आएगा क्वेश्चन, और फिर तुम सोचोगे कोल्बे, तो दिमाग से रिप्लाई आएगा बोलबे। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन कैसे होती थी? तो फ्लैशबैक में तो एक चीज बची हुई है, क्या? बोलबे। ये जो है, ये है साइड इफेक्ट, जो पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को थोड़ी पता है। अब तुम्हें थोड़ी पता था कि कोल्बे के बाद क्या बोलना है, मास्टर खुद बताता है क्या बोलना है, फिर बच्चा उसको बोलता रहता है 3 दिन तक, कोल्बे बोलबे ही चलेगा, और फिर क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाता है? गलत। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन वापस जाके सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट और मेथड नंबर 4 हमारे सामने है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी आपने नहीं पढ़ी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? लेकिन अपने को जितना काम है वो चल जाएगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इसके अंदर होता क्या है। या तो आप सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ये हमारे सामने है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई होगी, तो आपके सामने क्या बना होगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये RCOO माइनस को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये हमारे सामने है सोडियम कार्बोक्सिलेट। या तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, या फिर आप क्या लोगे? पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं Na प्लस K प्लस से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, दीज आर इनर्ट आयंस। तो आप सोडियम का सोल्ट लो, पोटेशियम का सोल्ट लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे सामने है पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहेगा पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। ध्यान से सुनना पहले ना, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सर ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? पूरा सेटअप आपको बताया जाएगा। यहां पर भी क्या करवाया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ ही यूनिट होती हैं जो जबरदस्त होती है, आपको बता दूं। कुछ ही यूनिट क्या है? जबरदस्त, जिसमें से इलेक्ट्रो है, जिसमें से इलेक्ट्रो है। तो TY सर को बोलना कि सर पहले इलेक्ट्रो करवा दो। पहले क्या करवा दो? इलेक्ट्रो। क्यों? क्योंकि ये वो यूनिट है जो नॉर्मली फिजिकल के टीचर सबसे आखिरी में पेटते हैं इनको, सबसे आखिरी में। स्टार्टिंग के तो माहौली चैप्टर आते हैं, जैसे काइनेटिक्स तो मेरी डिमांड पर पढ़ाई गई, क्योंकि आप समझ रहे काइनेटिक्स अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको कद्दू कुछ समझ में, ड्रॉपर बच्चा पढ़ा हुआ होता है तो जरूरत नहीं होती। लेकिन आपने कभी पढ़ाई काइनेटिक्स, बहुत आसान सा है, उसमें इतना माहौल बनता है, कई बार इतना माहौल बनता है कि बच्चा बस टीचर को वहीं से भगवान मानना शुरू करता है। फिर सॉल्यूशन आ जाता है, जो कमी बची थी वो पूरी कर देता है। क्लियर? फिर आखिरी के जो चैप्टर आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो, ये आखिरी में चैप्टर मुश्किल, स्पीड डबल। मास्टर से पूछो सर कैसे हो? टाइम नहीं है बेटा, अब टाइम तो लिखता जा, अगली बार समझना, बस निपट जाता है पूरा मामला। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं जुगाड़। देखिए इधर वाले पार्ट को उड़ा दे,
CO2 बना के इस वाले पार्ट को उड़ा दे और एल्केन बना दे। जो R बना बचा होगा यहां पर जो होगा उसका क्या बना देना है, डाइमर। इस प्रकार से सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। लेकिन सर कैसे बना कद्दू, कुछ समझ में? चलो इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा सा सेटअप ध्यान से सुनेंगे। इस सेटअप में आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डायग्राम का मौका मिल जाए तो आप मास्टर से भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। सीधा कंपटीशन मास्टर से होता है कि देखो इससे बढ़िया बना दिया मैंने, कोई नंबर इसके मिलने वाले नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, ध्यान रहे। डायग्राम OMR पर बना के आना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने रहेगा सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर? यानी कि रहेगा RCOO माइनस, साथ में हो सकता है कौन हो, Na प्लस, और इसके अंदर हम साथ में लेते हैं वाटर, क्योंकि हमें फिल करने के लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए। अब इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक को हम बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्लियर? जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस की होती है, और एक को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे सामने प्लस है और वो क्या है, माइनस। तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव। जिस पर पॉजिटिव होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड, और जिस पर नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। आगे बात समझ में? चलिए इतना सा काम है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप डीसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, मेरा हिस्सा ही नहीं है। अब रिएक्शन आपकी अलग अलग टर्मिनल पर होगी, हम बात करते हैं एट एनोड। बताइए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हर टीचर के इसके याद करने के ट्रिक्स हैं, मेरा अपना सिंपल सा ट्रिक है, A4 ये देखो सिद्धत से इसने A4 एप्पल ही पढ़ा है राक्षस। यहां पर कौन है, ए, यहां पर कौन है, ओ, AOIEU किस में आते हैं, तो यहां से आप कर सकते हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। तो आप इधर सोचो ध्यान से, RCOO माइनस में ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो किस की तरफ दौड़ेगा ये, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या होंगे, न्यूट्रल। क्या होंगे, न्यूट्रल। चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, पक्का? अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना ले तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं जो कि इसका नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, तो बताइए कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव। दूसरे के इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है, एटम पर खुद की वजह से कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां पर आपके सामने है RCOO माइनस, मतलब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जब माइनस आपका एनोड पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खो देगा। इलेक्ट्रॉन को खो देगा का मतलब क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो किस प्रकार से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO रेडिकल। आप जानते हैं इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने खो दिया, किसको दे दिया है, एनोड को। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब कुछ मैंने बताया था कि RCOO रेडिकल जब भी आपके सामने बने ये कभी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, पहले क्या निकलेगा, CO2। क्या निकलेगा, CO2। बताया था कि नहीं बताया था? रेडिकल के स्टार्टिंग में ही आपको रेडिकल की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि ये जब जब दिखाई दे तो ये करना ही करना है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, रेडिकल की वजह से बॉन्ड हमेशा कैसे टूटते हैं, होमोलैटिकली। तो बताइए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो बताइए किस प्रकार से रहेगा, R रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है, यस। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड पहले से ही था, ये रहा देखो, और एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2। पहला क्वेश्चन बताइए एनोड पर कौन सी गैस निकलती है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में, CO2 गैस। अब बताइए अकेला R रेडिकल किसी काम का है क्या, नहीं। तो R रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अकेला तो है नहीं, बहुत सारे बनेंगे। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन। क्या ये आपके सामने बनकर आ गया? तो मैंने पहले ही ट्रिक बता दी थी कि इसको CO2 बना के उड़ा दे, यहां रेडिकल बना ले, खत्म हो गई कहानी, क्लियर? अब कई बार अगर अपन बात करें तो बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन, जो की पॉइंट्स आप लिखते हैं ना, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जेईई एडवांस में पूछे हुए होते हैं। जैसे जेईई एडवांस ने पूछा कि बताओ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग
एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। नॉर्मल है, क्लियर, वो तो हमेशा रिलीज होगी। लेकिन जब आप देखेंगे इसमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनकर आया है? एल्केन। क्या बनकर आया है? एल्केन। और जब आप एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि लोअर एल्केन्स जो आपकी होती हैं वो गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर गैसेस। और सोचिए अगर ये प्रोडक्ट में बनी तो मान लीजिए आर में कितना कार्बन हुआ? एक। तो एक और एक कितने हो गए? तो क्या बनेगा? इथेन। और इथेन तो खुद क्या है? तो वो भी कहाँ रिलीज होगी? एनोड पर। जेई ने निपटाया ढंग से, क्योंकि CO2 वहां आते हैं मोर देन वन करेक्ट वाले। क्या आते हैं? मोर देन वन करेक्ट वाले। तो CO2 तो बच्चा पहचान ले गया, लेकिन जो इथेन हुआ उसको नहीं पहचान पाया। यहां पर तो आता सिंगल चॉइस की एक ही सही है, तो उसको बताना पड़ेगा A CO2, B इथेन, C कुछ देकर D लिखेगा, A और B बहुत। तो बच्चा सोच लेता कहीं दोनों तो नहीं हो सकते हैं, वहां पर ऐसा मौका नहीं मिलता है। ये कहानी हुई एनोड की। अब चलते हैं एट कैथोड। किस पर चलते हैं? कैथोड। अगर एनोड पर हुआ है ऑक्सीडेशन तो कैथोड पर क्या होगा मेरे भाई? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। पक्का? यस। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर यहां पर Na+ है या फिर क्या होगा? K+। तो माइनस की तरफ किसको दौड़ना चाहिए? प्लस। Na+ जाकर वहां पर क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। या K+ जाकर वहां पर क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूस होना। अगर आप सोचिए Na+ को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो क्या बन जाएगा? Na। रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा? इट डिपेंड्स ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि एक पूरी सीरीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरी एक सीरीज पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वाटर के रिड्यूस होने के चांसेस आपके Na+ से क्या है? ज्यादा। तो वाटर रिड्यूस होगा उससे पहले। तो बताइए अगर मैं वाटर को इस प्रकार से रखूं और इसका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करूं समझाने के लिए, मान लीजिए मुझे बॉन्ड तोड़ना है ऑक्सीजन और किसका? हाइड्रोजन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे क्योंकि इसकी एन क्या है? ज्यादा। तो कौन बनेगा आपके सामने? OH-। पक्का? यस। अब बताइए H पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और H को अगर कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, जिससे उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। लेकिन उसको एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया है? कैथोड से, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो उसको तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ गया उसके पास, H रेडिकल बन गया। बताइए H रेडिकल अकेला बनेगा कि बहुत सारे बनेंगे? बहुत सारे आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो कौन सी गैस रिलीज होगी कैथोड पर? H2 गैस। अब बताइए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कैथोड पर हमेशा ही H2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि आपने RCOO क्या लिया है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां H2 गैस तो कहां से आई है? वाटर से आई है, जो कि हमेशा वाटर रहेगा। तो कैथोड पर हमेशा ही आपके सामने H2 गैस रिलीज होगी। एनोड पर डिपेंड करता है कि आपका R क्या है, उस हिसाब से आपकी एल्केन भी रिलीज हो सकती है, लेकिन कैथोड का कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई लेना देना नहीं। अगर क्वेश्चन आया और हमें पता चल चुका कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है तो क्या करना है? इसको उड़ा देना है रेडिकल, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। डायग्राम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाएंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। निपटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखेंगे। कुछ लोग तो आज आए नहीं होंगे, क्या संडे को है?
तो सैटरडे की छुट्टी आप लोगों की, चलो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आज नहीं पढ़ोगे तुम लोग, कल पढ़ेंगे। कल सुबह तक इसलिए नहीं पढ़ोगे कि शाम को पढ़ेंगे, तो शाम को फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब पढ़ने का कोई फायदा। तो टेस्ट के बाद अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे, मंडे से पढ़ेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा आपके साथ, पहले भी कई बार हुआ है, और ये आखिरी बार भी नहीं होगा, आगे भी कई बार होता रहेगा। जिसने अगले साल का बता दिया, यही बात घर वालों को बताने का। निपटा दिया है क्या? निपटा दिया है क्या? तो प्रोडक्ट तो हम अलग तरीके से ही बनाएंगे। एसिड वाले पार्ट को COOH को CO2 बना के उड़ा दे, आर रेडिकल बना ले, आर रेडिकल को आर रेडिकल से भिड़ा दे और एल्केन बना लो आप। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। निपटा दिए हो क्या? आप निपटा दिया है। आप बताओ इसकी मदद से मीथेन बना पाओगे क्या? आर में कम से कम कितना कार्बन लोगे बताओ, यहां कम से कम एक। तो एक और एक मिलके कितने बनेंगे? तो वुड से भी नहीं बना था, यहां से भी नहीं बना। तो की पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखेंगे, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप मीथेन नहीं बना पाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, CO2 gas is released at anode. CO2 gas is released at anode. एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। वो तो हमेशा होगी, लेकिन कई कई बार अल्केन भी तो रिलीज हो सकती है। CO2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, ब्रैकेट में लिखेंगे समटाइम्स एल्केन ऑल्सो। अगर बनी हुई एल्केन आपकी गैसियस है तो वो भी एनोड पर ही बन रही है। समटाइम्स एल्केन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, H2 गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। ये हमेशा रिलीज होगी क्योंकि उसका आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई लेना देना नहीं। H2 गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड, ये बात तो हमेशा सत्य है। नेक्स्ट, अब आप सोचो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम फॉर्मेट या फिर पोटेशियम फॉर्मेट ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? सोडियम फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मिक एसिड का सोल्ट मैंने ले लिया। यहां पर Na+ या फिर क्या हो सकता है K+, उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं, क्या करवाऊं? इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इधर वाले पार्ट को तो क्या बना के उड़ा दोगे? CO2। तो यहां से तो क्या बन गया है? CO2। पीछे कौन बनेगा? H रेडिकल, और H रेडिकल से भिड़ मरेगा, तो बताइए क्या बनाएगा? H2। तो इस बार कोई एल्केन बनेगी क्या? नहीं, कोई एल्केन नहीं बनी। कैथोड पर तो H2 हमेशा ही आएगा क्योंकि उसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है। बट आप देखिए एनोड पर भी कौन सी गैस आ रही है? H2। आई कि नहीं आई? अब आपको लगेगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सर ने पता नहीं कहां से सोच लिया, जे एडवांस में आएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मास्टर वो सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लाने की कोशिश करेगा जो अच्छे हैं, और इसमें आप निपटते हैं क्योंकि आपके सोचने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंपटीशन एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ। मैंने आईटी कुरुक्षेत्र में गया, हमारी पहली क्लास थी, क्लियर। प्रोफेसर आया तो उसने पूछा कि कोटा से कितने लोग कोचिंग लेके आए? मैं भी नहीं कोचिंग लिया था।
ऐसे भाई साहब अपने हाथ उठाया, उन्होंने बोला उठो और पीछे बैठो, मेरी क्लास में आप हमेशा पीछे रहेंगे। कारण कारण ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन करवाया गया। और ये सच्चाई है, जो बच्चा फ्रेशर था ना, जो बिना कोचिंग के वहां पहुंचा था, उन्होंने बहुत बढ़िया नौकरी पाई, प्लेसमेंट पाई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर सिलेक्शन लिया था। जैसे तुम्हारे सिलेक्शन में टीचर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। हम पढ़ा के जाते हैं, तुम भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि तुमने इस पे कोई मेहनत ही नहीं की। लेकिन एक बच्चा किताबें पढ़कर इस बात को सीख रहा है, वो इस बात की अहमियत जानता है कि 15 क्वेश्चन गलत होने के बाद ये बात उसको समझ में आई है, वो कभी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ तो मास्टर आपकी छाती पे ऐसे पैर रख के बोलता है पढ़, बच्चा बोलता है नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ नहीं पढ़ूंगा, फिर थोड़ा और मोटिवेट करेगा, फिर और मोटिवेट करेगा, बस यही चलता रहता है। तो क्रिएटिविटी आपकी क्या हो जाती है? किल हो जाती है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी एनोड पर? H2 गैस भी रिलीज होगी। देखिए कैथोड पर जो H2 है वो एसिड से थोड़ी आई है, वो तो कहां से आए हैं? वाटर से। वो तो हमेशा ही रिलीज होती रहेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ सोडियम फॉर्मेट, in case of sodium formate, in case of sodium formate, H2 gas is released, H2 gas is released, H2 gas is released at anode as well as at cathode. H2 gas is released at anode as well as at cathode. अब आप जानते हैं ऐसे पॉइंट थोड़ी आएंगे कि बताओ किसकी केस में H2 गैस एनोड कैथोड पर रिलीज होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, आपसे क्वेश्चन के पूछने का अंदाज क्या रहेगा? अलग। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, आप देख रहे हैं इस सॉल्यूशन में लगातार कौन बन रहा है? OH माइनस। और OH माइनस की वजह से सॉल्यूशन की पीएच बढ़ेगी या घटेगी? बेसिक मीडियम 7 से 14 तक क्या होता है? बेसिक। क्लियर? 7 न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है आपका। तो लिखेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कीप इंक्रीजिंग। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको की पॉइंट में लिखवाए जा रहे हैं। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कीप इंक्रीजिंग, pH of the solution keep increasing due to the formation of KOH oblique NaOH. pH of the solution keep increasing due to the formation of KOH oblique NaOH. Due to the formation of KOH oblique NaOH. लीजिए अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जाने आपका काम। पहले क्वेश्चन को मैं सजा के लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके, उसके बाद आप खुद को पहचानेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस को किसने कैरी आउट किया था? कोल्बे ने, इसलिए इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। पहले क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। देखिए अगर आपको ये पहचान में आ गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो आप यहां से इस वाले पार्ट को तो CO2 बना के उड़ा दो, तो एसिड को तो CO2 बना के उड़ा दो, और पीछे क्या बना लो? रेडिकल। तो बताइए कौन सा रेडिकल बनेगा? CH3 रेडिकल। बताइए अकेला CH3 रेडिकल किसी काम का नहीं है, बहुत सारे रेडिकल बने होंगे। तो दो CH3 रेडिकल आपस में क्या करेंगे? डाइमराइजेशन, और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? इथेन। तो बताइए यहां पर इथेन बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी नहीं चाहिए। लीजिए सेकंड क्वेश्चन, अब आप खुद से करेंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे।
निपटा दिया है क्या? एक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। एक कार्बन आपका CO2 गैस में जाएगा, क्लियर। जैसे देखो ध्यान से, आप कई बार फोकस करते रहे, ये कार्बन तो CO2 गैस में गया, कार्बोनिल कार्बन तो इसमें ये वाला कार्बन तो CO2 गैस में गया। यहां पर क्या बनेगा, रेडिकल। कौन सा रेडिकल बनेगा, इथाइल रेडिकल। अकेला किसी काम का नहीं है, तो डाइमराइजेशन शो कर देगा, ऐसा और भी इथाइल रेडिकल बना होगा एनोड पर। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट में बताइए, यहां से ये वाला कार्बन तो भाई साहब एसिड वाला कार्बन है, ये तो किस में जाएगा, CO2, तो रेडिकल यहां बनेगा पक्का। तो बताइए, ये रेडिकल अकेला किसी काम का नहीं है, क्या करेगा ये, डाइमराइजेशन। क्या करेगा, डाइमराइजेशन। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हेक्सेन। अच्छा, बना हुआ रेडिकल रीअरेंज करेगा क्या, ऐसा मत कर देना कि ये बन गया इसको यहां ले आएंगे, ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको वहां पर। चलिए नेक्स्ट में बताइए, ये वाला कार्बन तो किस में जाएगा, CO2, तो एसिड को उड़ा दो, रेडिकल बना दो, तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा रेडिकल रेडिकल। बताइए क्या बनेगा इस प्रकार से, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन, डाइमराइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, ये कहां बना है, नॉन एरोमेटिक है ये तो, क्लियर। क्योंकि अपने को 4 वाला डब्बा याद रहता है, बस कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है कि 4 वाला डब्बा में एंटी एरोमेटिक बना था, इसमें और उसमें फर्क नजर नहीं आता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, ये उड़ेगा ये भी उड़ेगा, तो रेडिकल किस पर बनेगा, यहां और यहां, आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। अगर आपस में बॉन्ड बना लिया है तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, उम्मीद करता हूं इतना दिमाग आपके पास है, और बिना दिमाग के आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, फिर आपको कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। इसको उड़ा दू, तुम उनको उड़ाओ। कुछ तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि ये टाइम तो अपने लिए रिलैक्स करने का है, हम क्यों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ये तो ये सॉल्व करेगा, पैसे लिए इसने हमसे, तुम्हारा जोर चले तो मुझसे पेपर दिलवा लो तुम, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक के कितने आएंगे, 15 से 17, बाकी फिर सारे बर्बाद करके आऊंगा मैं। सारे ही टीचर यहाँ पर हैंडीकैप हैं, आधा अधूरा सब्जेक्ट आता है सभी को। फिजिक्स वालों को पूरा कहाँ आता है फिजिक्स, हाँ मेरे को सभी आता है। अगली बार से बस मैं एक बैच में जाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा सब, बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश तो मैं पढ़ा लूंगा, इंग्लिश में तो कोई बड़ी बात नहीं। दो क्वेश्चन दिए हैं, जरा इन पर दिमाग चलाओ। मैं समझ गया हूं तुम भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ये वाला तो हटेगा, ये वाला तो हटेगा, तो रेडिकल बनेगा पक्का। अब बताओ, एंटी एरोमेटिक बनाओगे कि डाइमराइजेशन, अकेला ये किसी काम का नहीं है, अगर एंटी एरोमेटिक बने तो इंट्रा नहीं इंटर, क्लियर। इस प्रकार से हम डाइमराइजेशन करवाएंगे। देखो एक बार हमसे गलती हुई थी, उसके बाद हमें चीजें क्या हो गई हैं यार, तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, क्या बनेगा, बेंजीन। इसको उड़ा दो, रेडिकल बना दो, तो एसिड वाले पार्ट को उड़ा दो, रेडिकल बना दो, तो यहां पर आपके सामने रेडिकल और यहां भी रेडिकल, क्लियर। आप जानते हैं डायरेक्ट अभी नहीं करना है, पहले क्या करने दो इसको, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करने के बाद ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, आ गए कि नहीं आ गए। अब ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन। तो ऐसा ही तो आपने वुड्स रिएक्शन में देखा था, सेम टू सेम यहां पर है। दोनों ही रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल, दोनों ही रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, रेडिकल, क्लियर। तो ये हमारे सामने रिएक्शन नंबर कौन सी थी, 4, 3 थी कि 4 थी,
रिएक्शन नंबर 5 जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, ये चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी, बस लिख के छोड़ रहा हूं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? चलिए, इसमें अभी आपको कुछ समझाऊंगा ही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगी। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaOH, साथ में कौन रहेगा? CaO। क्लियर? पता है नीट 2022 में क्वेश्चन आया था जिसमें NaOH दे दिया था, पूछा था साथ में क्या होता है। इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 15 क्वेश्चन में से 10 ऐसे ही होते हैं जिनके करने पर आप खूब खुशियां मनाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो यहां पर भी अभी आपको मैं बता देता हूं, इस वाले पार्ट को उड़ा देना। मैकेनिज्म, डिटेल्ड मैकेनिज्म आएगी कौन से चैप्टर में? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में। इसको उड़ा देना और एल्केन बना देना। तो एसिड को उड़ा दो और एल्केन बना दो। इसमें भी ये CO2 बन के उड़ेगा, लेकिन इसका इंटरमीडिएट रेडिकल नहीं, एनायन होता है। तो एनायन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम पीछे क्या लिख देंगे? चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर ये आपने यहां लिखवाई क्यों है? रिवीजन के लिए, क्योंकि जब मैं अपने मेजर चलेंगे तो पेपर एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनेगा। एल्केन चैप्टर है तो उसके प्रिपरेशन मेथड भी पूछे जाएंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन भी पूछी जाएगी और उसके फिजिकल मेथड भी, प्रॉपर्टी भी पूछी जाएगी। तो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक रिएक्शन और होती है हंस डिकर रिएक्शन, बट दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, और जो एनसीईआरटी में नहीं है अपने काम की नहीं। सर आ गई तो अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है तो फिर तो कुछ भी पूछ लेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अपने को एनसीईआरटी को ढंग से कर लेना है। अगर एनसीईआरटी ढंग से है तो सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा, सीधी सी बात। निपटा दिया है। चलिए, तो यहां पर आपका चैप्टर अल्केन भी दम तोड़ता है। आपको 2 पेज छोड़ के हेडिंग लगानी है। मैं कुछ पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, अल्केन चैप्टर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उसको आप पेपर के बाद आराम से लिख लेंगे। अगली क्लास में मैं आपको थ्योरेटिकली उनको समझा दूंगा। तो 2 पेज छोड़कर हेडिंग लगा देंगे, हेलो एल्केन्स ओब्लिक हेलो एरिन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स ओब्लिक एल्काइल हैलाइड्स। नहीं, 12th एनसीईआरटी शुरू हो गई है भाई। 2 पेज। मैं अगर तुमसे एक पेज मांगू तो एक साइड का दे सकते हो क्या? पेज पूरा होता है जो दोनों साइड से खाली होना चाहिए। दिमाग से पैदल लोग हो एकदम। कभी कभी मुझे शक होता है तुम आए नहीं लाए गए हो चुनिंदा जगहों से, कि हमने महंगे महंगे मास्टर खरीदे हैं, तुम जरा जाके उनका घमंड तोड़ दो। उनको बताओ कि हमें कोई नहीं समझा सकता। नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने रहेगा एल्काइल हैलाइड्स ओब्लिक हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कैसे हो? एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। देखिए एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। इनफैक्ट इन दोनों की रिएक्शन अलग अलग होती है, तो मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। 12th एनसीईआरटी पर मेरा फोकस और बढ़ेगा। एल्काइल हैलाइड अलग पढ़ेंगे, एराइल हैलाइड अलग पढ़ेंगे। अल्कोहल अलग, फिनॉल अलग, ईथर अलग। वो 3 चैप्टर को एक साथ लेके चलता है, हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन पर फोकस कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसके नाम में ही बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स दो अलग अलग चीजें हैं क्या? कई बार मैं बोलूंगा चैप्टर अल्काइल हैलाइड में पढ़ा दिया है, कई बार मैं बोलूंगा ये चैप्टर हेलो एल्केन्स में पढ़ा दिया है। तो ये 2 अलग बातें नहीं है, एक कॉमन नेम है और एक आई इफेक्ट नेम। क्लियर? सबसे पहले आप बताइए अल्काइल हैलाइड्स होते कौन से हैं? जहां पर हैलोजन आपका कौन से कार्बन पर जुड़ा हो? sp3 कार्बन पर। क्या हर हैलोजन आपका अल्काइल हैलाइड वाला होगा? नहीं। sp3 कार्बन पर अगर आपने हैलोजन लगा रखा है तो उसको हम बोल सकते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? एल्काइल हैलाइड, या उसी को ही हम बोल देते हैं हेलो एल्केन। क्या बोल देते हैं? हेलो एल्केन। सर इन दोनों में पहले थोड़ी सी क्लियरिटी लेकर आ जाइए ताकि चीजें हमें क्या हो जाए? क्लियर। देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं? ये लिखा जाता है RX। कैसे लिखा जाता है? RX। R आप जानते हैं एल्काइल पार्ट होता है। एल्काइल पार्ट मतलब
जब एल्केन से H हटा देते हो तो क्या बनता है? एल्काइल। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझो आप, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये हमारे सामने मान लीजिए एल्केन है। क्या है? एल्केन। कौन सा है ये? इथेन। कौन सा है ये? इथेन। अगर मैं इसका एक H हटा दूं, क्या हटा दूं? एक H। माइनस का मतलब हटा दो। कौन सा हटाओ? कोई से बैठा लो, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। H हटने के बाद, H हटने के बाद जो ग्रुप आपके सामने बच गया है, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हो बेटा? एल्काइल। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर आपने H हटाकर किसको जोड़ दिया है? X। मान लीजिए H, ये हाइड्रोजन को अगर आपने एक हैलोजन से रिप्लेस कर दिया है तो ये आपके सामने हो जाएगा एल्काइल, और वो क्या रहेगा? हैलाइड। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा एल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं? आर से। तो आर का मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है, डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपके सामने रहेगा एक्स। सर थोड़ा सा और डिटेल बताइए। मान लीजिए अगर अपने सामने ये लिखा हुआ है, बताओ ये कौन सा ग्रुप है? मुझे बताओ कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है? इथाइल। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? बी आर लगा दिया है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा इथाइल ब्रोमाइड। पक्का? तो ये बन गया बेटा इथाइल ब्रोमाइड। और बताइए आयुपैक नेम क्या होगा? वन ब्रोमो, या वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या रहेगा? ब्रोमो इथेन। पक्का? तो देखो ये लिखा हुआ आपने, हेलो मतलब ब्रोमो, एल्केन मतलब इथेन। क्या बात समझ आई? वो लिखा हुआ एल्काइल मतलब इथाइल हैलाइड। तो ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, सेम। नाम में ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। जिसके बेसिक क्लियर है ना, उसको ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जो रिएक्शंस को रटने की कोशिश करेगा वो निपटेगा, कोई बचा नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूं कि ऑर्गेनिक में आपकी समझ कितनी है वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने सब्जेक्ट को कितना गहराई से समझा है। मक्खन की तरह ऑर्गेनिक चलती है। छापेंगे, आगे बढ़ो। मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि एनसीईआरटी चलेगी, एनसीईआरटी ही चल रही है। 2017 से एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं। लोग GOC1 GOC2 रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन चलते थे। अब धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेंगे, और जो पहली बार बदलेगा निपटाएगा। क्योंकि पहली बार में इतना आसान नहीं है। कोई बात बताई जाएगी और कोई बात छूट जाएगी। मास्टर आपको पता, बार बार मोटिवेट करें, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती है। ये रील मैं भी 100 बार देख चुका हूं। लेकिन मास्टर खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। पढ़ाएगा EAR NAR FRSR फरार वाला। बच्चे को बोलेगा कंफर्ट जोन में मत रहे, लेकिन खुद कंफर्ट जोन में रहेगा। खुद वैसे ही पढ़ाएगा जैसे सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि नोट्स ही वैसे उसके पास। अगर आपको अपना तरीका बदलना है तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, और उनको समझने के लिए दिमाग भी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किताब एनसीईआरटी तो सबके पास है, फिर काउंसलिंग में एनसीईआरटी लेके जाओ, नीट के स्कोर की क्या जरूरत है? एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो फिर एनसीईआरटी लेके ही पहुंच जाओ। इतनी अंडरलाइन कर देते हैं बच्चे एनसीईआरटी को कि बिना अंडरलाइन वाली लाइनें कम बचती हैं। सारी रंगीन मिलती है लाइन एनसीईआरटी। निपटा दिया है क्या? चलिए देखिए, इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके, लिविंग ग्रुप। क्या? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बारे में पहले भी बताया है। एनी स्पीसीज विच एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए, यहां इसकी बेहद जरूरत पड़ेगी। Any species which eliminates with the bonded pair of electrons. Any species which eliminates with the bonded pair of electrons. Any species which eliminates with the bonded pair of electrons. कोई भी ऐसी स्पीसीज जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। इन जर्नल जो ज्यादा लिविंग ग्रुप हमारे सामने होते हैं, हेलोजेंस। कौन होते हैं? हेलोजेंस। आपको पहले बता चुका हूं कि हेलोजेंस आर लिविंग ग्रुप। उसके बाद आपने इसको तो कई बार देखा होगा, OH2 प्लस।
कई बार आपने देखा बनते और कई बार इसको बाहर निकलते हुए भी देखा। उसके अलावा अगर अपन बात करें N2+, इसका भी हमारा इंट्रोडक्शन इससे हुआ नहीं है, टाइम आने पर इससे भी हम बातें करेंगे। और कई बार आपको चैप्टर ईथर वाले में OHR+ भी दिखाई देगा। बेसिक जो आपके लिविंग ग्रुप होते हैं जो ज्यादातर रिएक्शंस में आते हैं वो ये 3, ये बहुत रिपीट होते रहते हैं और इनको जानने के बाद बहुत सारी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, आसान। बहुत सारी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, आसान। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर किसी भी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है, किसी भी कंपाउंड में क्या है, लिविंग ग्रुप, तो वो 2 टाइप की रिएक्शन दिखाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि एडिशन रिएक्शन शो करने की प्राइम कंडीशन क्या थी, फंक्शनल ग्रुप मस्ट हैव पाई बॉन्ड। अगर उसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। पाई बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर एल्किन, एल्काइन। नॉन पोलर पाई बॉन्ड्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, दे वुड लाइक टू रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाते हैं। और पोलर पाई बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में हमारा इंट्रोडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करना है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप के पास लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन नहीं दिखा पाएगा। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान से सुन लेना, किसी फंक्शनल ग्रुप में क्या है, लिविंग ग्रुप। सर थोड़ा सा बताओ किन किन के पास लिविंग ग्रुप होता है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारा एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड। बताइए क्या एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजेनिक लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। मान लीजिए CH3 CH2, यहां पर आपने Cl लगाया हुआ है, तो Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। तो ये फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप की रिएक्शन दिखा सकता है, वन इज सब्स्टिट्यूशन, वन इज एलिमिनेशन। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो ये एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। सर क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, बताऊंगा टाइम आने पर। और दूसरा दिखा सकता है एसन रिएक्शन। क्या दिखा सकता है, एसन रिएक्शंस। सर ये एसन रिएक्शंस क्या होती हैं, थोड़ा सा हमें बताना। देखिए एसन रिएक्शन का मतलब अभी आपको पूरा बताया जाएगा। एसन का मतलब, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, एन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और अगर अपन बात करें एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। पता है क्वेश्चन इतना बेसिक से बनाता है कि बच्चा हाथ नहीं रख पाता उस क्वेश्चन के ऊपर, खूब रटता है एनसीईआरटी को, लेकिन एनसीईआरटी को समझना इतना आसान नहीं है। ऑप्शन में फेंकेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपके ऑप्शन में ये भी है, आपके ऑप्शन में एल्किन भी है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना, आपके ऑप्शन में एल्काइन भी दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में कीटोन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है विच कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विच कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सा है जो यहां पर आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। अगर मैं इसको हटा दूं अभी, क्योंकि तो हमने पढ़ा नहीं ना, तो टाइम आने पर बताओ कौन सा करेगा। इसके पास लिविंग ग्रुप, इसके पास लिविंग ग्रुप, इसके पास है, खत्म हो गया क्वेश्चन, तो कोड़ी का है। अब तुम कितना रट लो, जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओ। तो अगर आपके पास लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन और आप एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड्स के पास तो लिविंग ग्रुप है, तो एल्काइल हैलाइड कितनी टाइप की रिएक्शन दिखाएंगे, 2 टाइप की, या तो सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर एलिमिनेशन। जल्दी से छापेंगे, आगे बढ़ो। अब आप खुद बताइए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड कितने रिएक्शन दिखाएगा, 2। पहली कौन सी रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक रिएक्शन आपके सामने रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, एसएन। एन सब्स्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाएगा, एन को लिखना ठीक से देखें, एसएन। और दूसरी रिएक्शन हमारे सामने कौन सी रहेगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस।
एलिमिनेशन रिएक्शंस। लेकिन सर अभी तक तो एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं, सब बताया जाएगा। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वही दिखा सकते हैं जिनके पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप। अब जैसे यहां पर मैं ये लिख देता RCOCl, बताओ क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है? यस, इट कंटेन्स लिविंग ग्रुप, दिखा सकता है। ऐसे चीजें बहुत इजीली अपने को समझ में आएंगी। निपटा दिए हो क्या? ER नहीं दिखाएगा भाई। It will show nucleophilic substitution via addition elimination. तो हमने बात की है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वन इज एलिमिनेशन। मुझे थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी किस किस के थ्रू दिखा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब ये दिखाएगा तो दो मैकेनिज्म से दिखाएगा, एक रहेगा SN1 और एक रहेगा SN2। आपने SN2 का नाम सुना है एक दो बार, कैसे होता है, क्या होता है, समझेंगे इस चैप्टर में। अगर इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाया है तो वाया SN1 या SN2। देखिए SN1 SN12 को लिखना ठीक से सीखे, S सबस्क्रिप्ट के तौर पर N और फिर ऐसे। बहुत सारे मास्टर भी ऐसे लिखते हैं SN1, ये पावर हो गई उसकी, N की पावर 1। क्लियर? सही तरीका नहीं है, बोर्ड भी देना आपको। और एलिमिनेशन दिखाएगा तो भी दो तरीके से दिखाएगा, E1 या फिर E2। क्लियर? तो बाकी की बातें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, अभी तो ये भी बात नहीं की है, क्या होता है एलिमिनेशन। तो आप जानते हैं अभी हम बीच में रुके हुए हैं, तो जैसे ये चीजें क्लियर होंगी तो जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। तो थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ के जाएं पेपर को अगर आपको करना है, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी जरूर, खुले बोल रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी पर।